गुड आफ्टरनून सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए इंटर फर्स्ट ग्रुप पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स। एक्चुअली में कॉस्टिंग में यूज आने वाली जो टर्म्स हैं, काफी टर्म्स यूज होती है कॉस्टिंग के अंदर। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टर्म्स यूज होती है, वैसे कॉस्टिंग में भी होती है। तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर सबसे फर्स्ट टर्म है हमारी कॉस्ट सेंटर। अब ये कॉस्ट सेंटर क्या है? तो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने आपको कॉस्ट की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो भी टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं, उन टोटल एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कॉस्ट। यही बताया था कॉस्ट के बारे में। अब बात यह है कि वो जो एक्सपेंसेस हमारे इंकर्ड हो रहे हैं, मतलब उस गुड्स को बनाने में जो भी एक्सपेंसेस हमारे इंकर्ड हो रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंकर्ड हो रहे हैं। कैसे? कि आप यहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप क्या कर रहे हैं? आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप अपनी कंपनी में जो भी गुड्स बना रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, उस गुड्स को जहां बनाया गया था, जहां पे भी हमने उस गुड्स को बनाया, कहां बनाया था हमने उस गुड्स को? हमने उस गुड्स को बनाया था फैक्ट्री में। ठीक है। तो फैक्ट्री में जहां पे उस गुड्स को प्रोड्यूस किया गया, वहां पर उस गुड्स के एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए थे। ठीक है। और उसके अलावा यहां पर क्या सिर्फ फैक्ट्री के ही एक्सपेंसेस होते हैं क्या हमारी कंपनी के अंदर? नहीं। फैक्ट्री के अलावा हमारी कंपनी के अंदर स्टोर भी है। फैक्ट्री के अलावा हमारी कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी है। फैक्ट्री के अलावा हमारी कंपनी के अंदर सेलिंग डिपार्टमेंट भी है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट भी है। तो मतलब यहां पर जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर आपके जो टोटल एक्सपेंसेस है, तो वो एक्सपेंसेस जिन प्लेसेस पे इंकर्ड हो रहे हैं, जिन जगह पे वो एक्सपेंसेस आपका इंकर्ड हुआ है, उन प्लेसेस को, उन जगह को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर की क्या डेफिनेशन होती है स्टूडेंट्स? कॉस्ट सेंटर आर द कलेक्टिंग प्लेसेस फॉर कॉस्ट बिफोर दे आर फर्दर एनालाइज्ड। कहने का मतलब कि आपकी वो प्लेस, वो जगह जहां आपका एक्सपेंसेस, जहां आपकी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, उन प्लेसेस को हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर्स। अब एक कंपनी के अंदर जो एक्सपेंसेस है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंकर्ड होते हैं। जैसे फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस कहाँ इंकर्ड हो रहे हैं? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट सेंटर हो जाएगा फैक्ट्री। स्टोर के एक्सपेंसेस के लिए उसका कॉस्ट सेंटर होगा स्टोर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे परचेजिंग एक्सपेंसेस कहाँ इंकर्ड हो रहे हैं? परचेज डिपार्टमेंट। तो यहां पर उसके लिए कॉस्ट सेंटर परचेज डिपार्टमेंट हो गया। अकाउंट्स के एक्सपेंसेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उसका कॉस्ट सेंटर अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग डिपार्टमेंट में, तो उसका कॉस्ट सेंटर सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो कॉस्ट सेंटर्स काफी टाइप्स की होते हैं। जैसे एग्जांपल कि आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, उनमें मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप, ये सब आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट सेंटर्स हैं। और आपके सर्विस से रिलेटेड जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, जिनके अंदर आता है आपका यहाँ पर पावर हाउस, मेंटेनेंस, स्टोर, हेल्प डेस्क, ट्रांसपोर्ट, ये आपके सर्विस रिलेटेड कॉस्ट सेंटर्स है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर्स में प्रोड्यूस होता है। लेकिन उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में काफी सारी सर्विसेज भी तो सपोर्ट करती है। सर्विसेज भी तो यहां पर आपको लेनी होती है। जैसे आप गुड्स, जिस मशीन में आप गुड्स बना रहे हैं, जिस मशीन के अंदर गुड्स की प्रोसेसिंग हो रही है, उस मशीन के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उस मशीन को पावर प्रोवाइड करने के लिए आपका पावर हाउस सेंटर भी है, मेंटेनेंस सेंटर भी है। ठीक है। तो ये आपके सर्विस सेंटर्स है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर मोस्टली हम सेंटर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनमें एक आता है हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड सेंटर, और सेकंड होता है सर्विस रिलेटेड सेंटर।
तो यहां पर आपके जो भी सेंटर्स हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। उन सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, उन एक्सपेंसेस के लिए पर्टिकुलर वो सेंटर्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन क्लियर है। फिर उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यदि हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा मेन कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या रहता है स्टूडेंट्स? हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये है कि जो भी हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं, उन कॉस्ट सेंटर्स के अंदर जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं, उन एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करना, उनका कंप्यूटेशन करना, वही हमारा मेन कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने भी कहा कि यहाँ पर आपका कॉस्ट सेंटर है, जैसे आपका एक कॉस्ट सेंटर है स्टोर, ठीक है, आपका दूसरा कॉस्ट सेंटर है यहाँ पर फैक्ट्री, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका तीसरा कॉस्ट सेंटर है आपका परचेज डिपार्टमेंट। तो ये जो कॉस्ट सेंटर्स है आपके, इन कॉस्ट सेंटर्स के अंदर जो एक्सपेंसेस आपके इंकर्ड हो रहे हैं, जो भी कॉस्ट आपकी इंकर्ड हो रही है, उस कॉस्ट का, उस एक्सपेंसेस का क्या करना है आपको? उसकी कैलकुलेशन, उसका कंप्यूटेशन, यही आपका मेन कॉस्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी यहाँ पर कॉस्ट यूनिट। अगली नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट यूनिट। अब ये कॉस्ट यूनिट क्या है? अब यदि हम कॉस्ट यूनिट के बारे में स्टडी करें तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो यहां पर आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो वो सिंगल सिंगल यूनिट के बेसिस पे तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा होगा, ठीक है, काफी लार्ज क्वांटिटी में या एक नॉर्मल एवरेज क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आप यहां पर अपनी फैक्ट्री में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 1000 यूनिट्स बना रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये मालूम करना है, पता लगाना है कि इस 1000 यूनिट्स को बनाने में आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना इंकर्ड हुआ, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट क्या इंकर्ड हुई। तो स्टूडेंट्स, इस 1000 यूनिट्स को बनाने में आपकी जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है, वो इंकर्ड हुई है 50,000 रुपीज। कितनी? 50,000 रुपीज। ओके, तो यहां पर इस 1000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, इसके प्रोडक्शन में आपकी जो टोटल कॉस्ट इंकर्ड हुई वो 50,000 इंकर्ड हुई। लेकिन अब यदि आपको ये कैलकुलेशन करनी है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट, जैसे सपोज करना कि हमारी यहाँ पर ये पेन बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम यहाँ पर 1000 पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 1000 पेन बनाने में हमारे 50,000 रुपीज स्पेंड हुए हैं। तो सिंगल वन पेन की कॉस्ट, सिंगल वन पेन का एक्सपेंसेस यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सिंगल वन पेन की यदि हम कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हो गई हमारी पर यूनिट कॉस्ट। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी स्टूडेंट्स? उसकी कैलकुलेशन होगी कि टोटल एक्सपेंसेस 50,000 1000 यूनिट्स पे, मतलब 1000 यूनिट्स को बनाने में आपका टोटल एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज हुआ है। तो यहां पर सिंगल वन यूनिट की कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो गई यहां पर 50 रुपीज। तो मतलब यदि आप पेन बनाते हैं तो सिंगल वन पेन को बनाने में आपकी जो कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो कितनी इंकर्ड हो रही है? 50 रुपीज इंकर्ड हो रही है। तो यहां पर कॉस्ट यूनिट का मतलब कि आप जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे या सिंगल पर यूनिट के बेसिस पे जब कॉस्ट का यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट डिफाइन करते हैं, तो वो आपके लिए कॉस्ट पर यूनिट हो जाता है। अब अलग अलग कंपनियों की अलग अलग कहानी है, सेपरेट सेपरेट स्टोरी है। जैसे कि यहाँ पर पावर, जैसे आपका पावर जनरेशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है ना, या तो आप पावर जनरेट करते हैं या फिर आप पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पावर की यहाँ पर कॉस्ट यूनिट हमेशा, मतलब पावर की कॉस्ट पर यूनिट या फिर पावर यहां पर किलोवाट आवर्स में कैलकुलेट होता है। तो पावर की कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट होती है या तो मेगावाट में या किलोवाट आवर्स में।
सीमेंट, सीमेंट की कैलकुलेशन होती है हमेशा मेट्रिक टन में। मतलब जो सीमेंट हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर उसकी जो कॉस्ट डिफाइन होती है, जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है, वो मेट्रिक टन के बेसिस पे कैलकुलेट होती है कि पर मेट्रिक टन कॉस्ट क्या इंकर्ड हुई है। ऑटोमोबाइल के अंदर नंबर ऑफ व्हीकल्स, कि एक व्हीकल की कॉस्ट क्या इंकर्ड हुई है। ऑडिट फर्म के अंदर ऑडिट फाइल, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल में आपका पर पेशेंट, पर बेड, पर डे के हिसाब से कॉस्ट आपकी कैलकुलेट होती है। आपके होटल्स के अंदर पर रूम, ठीक है, आपका कैंटीन के अंदर पर मील। ओके, तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट की जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस में कॉस्ट पर यूनिट किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है, ये हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब यहां पर डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट्स के बाद में आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका कॉस्ट ड्राइवर। अब ये कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होते हैं? यदि हम कॉस्ट ड्राइवर्स के बारे में बात करें, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ड्राइवर्स एक्चुअली में यूज होते हैं आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए, क्योंकि जो कॉस्ट है उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट, और सेकंड होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट मतलब सबसे पहले तो हमने ये पता लगाया कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, मतलब उस गुड्स को बनाने में टोटल कॉस्ट क्या इंकर्ड हुई, ये हमने पता लगा लिया। फिर उसके बाद हमें उस कॉस्ट का क्या करना होता है स्टूडेंट्स, असरटेनमेंट करना होता है कि उस टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट जो आपके गुड्स पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, ठीक है ना, जिससे हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो जो ट्रेसेबल कॉस्ट होती है, जिसे हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। जैसे कि यहाँ पर ये पेन, अब ये पेन सपोज कीजिए हमारा गुड्स है। अब इस पेन को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस पेन को बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज हुआ। ये पेन में जो मटेरियल यूज हुआ, उस मटेरियल को यहाँ पर प्रोसेसिंग किसने किया होगा, लेबर ने किया होगा। तो जिन एक्सपेंसेस का हम उस गुड्स को देख के पता लगा लेते हैं, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे हम इजीली पहचान सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिन्हें हम इजीली नहीं पहचान सकते, ट्रेस नहीं कर सकते, जैसे ये पेन जिस फैक्ट्री में बना था, वो फैक्ट्री आपकी किराए पे थी या खुद की थी। किराए पे थी तो उसका रेंट कितना हो सकता है, हम पता नहीं लगा सकते। इस फैक्ट्री को यहाँ पर, सॉरी, इस पेन को बनाने में, ये पेन जिस फैक्ट्री में बना था, ठीक है, वहां पावर क्या कंज्यूम हुई, ये भी हम पता नहीं लगा सकते, ये भी हम पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जिस कॉस्ट का हम, यहाँ पर जिस कॉस्ट को हम इजीली ट्रेस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते, वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम दूसरे नेम से क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम दूसरे नेम से कहते हैं ओवरहेड्स। क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद, अब अभी मैंने कॉस्ट ड्राइवर के बारे में बात की थी, तो स्टूडेंट्स कॉस्ट ड्राइवर जो भी है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट का तो हम इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं, और डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्टली आपके गुड्स पे एट्रीब्यूटेबल होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, उसका तो डिवाइडेशन ऑलरेडी पहले से किया हुआ रहता है, उसे तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट सेंटर वाइज डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कॉस्ट सेंटर वाइज पहले से ही अलोकेट किए हुए रहते हैं, डिवाइड किए हुए रहते हैं। लिंक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिवाइडेशन ऑलरेडी पहले से नहीं किया हुआ रहता। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर सभी सेंटर्स के कंबाइंड गिवन होते हैं, कंपोजिट गिवन होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ओवरहेड्स है, जब उनका हम यहाँ पर अपोर्शमेंट करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, तो उनका हम डिवाइडेशन करने के लिए कॉस्ट ड्राइवर्स को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मशीन सेटअप। अब मशीन सेटअप में जो एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ वो हमारा इनडायरेक्ट है। तो उसका यहाँ पर यदि हमें सेंटर वाइज डिवाइडेशन करना है ना, सेंटर वाइज यदि उसका अपोर्शमेंट करना है, तो हम नंबर ऑफ सेटअप या सेटअप हावर्स के रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे। तो मशीन सेटअप का कॉस्ट ड्राइवर हो गया नंबर ऑफ सेटअप या सेटअप हावर्स, क्योंकि मशीन सेटअप कॉस्ट, ठीक है, सेटअप हावर्स की बेसिस पे चार्ज हुई है। तो मतलब ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, कॉस्ट ड्राइवर
trigger a change in the cost of an activity. The concept is most commonly used to assign overhead cost to the number of produced units. मतलब जो भी ओवरहेड कॉस्ट है, वो ओवरहेड कॉस्ट का जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस किस बेसिस पे इंकर्ड हुआ है, तो उस एक्सपेंसेस का जो बेस है उसे हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। तो मशीन सेटअप जो यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस या कॉस्ट चार्ज हुई है, वो सेटअप हावर्स के बेसिस पे चार्ज हुई है। इंस्पेक्शन के जो एक्सपेंसेस है वो इंस्पेक्शन हावर्स के बेसिस पे हैं। ऑर्डरिंग एक्सपेंसेस, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डिलीवरी कॉस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज के बेसिस पे चार्ज होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर जो आपके उस एक्सपेंसेस को ऑपरेट करता है, चलाता है, उसे हम कॉस्ट ड्राइवर्स कहते हैं। और कॉस्ट ड्राइवर किस टाइप के एक्सपेंसेस को ऑपरेट करता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन ओवरहेड्स को ऑपरेट करता है। ठीक है, ओके। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अपॉर्चमेंट करने के लिए, उसका डिवाइडेशन करने के लिए हम कॉस्ट ड्राइवर्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इनकी मदद लेते हैं। फिर आगे चलें। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कॉस्ट अलोकेशन और कॉस्ट का अपॉर्चमेंट। अब स्टूडेंट्स अभी अभी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में डिफरेंस आपको समझा रहा था बच्चों। तो अभी मैंने ये कहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसे हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, है ना। और डायरेक्ट कॉस्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम बात करें तो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे मटेरियल एक्सपेंसेस, मतलब मटेरियल कॉस्ट, लेबर। ठीक है, तो ऐसे करके काफी सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये सभी कॉस्ट सेंटर, जैसे सपोज करना कि आपके जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और सर्विस कॉस्ट सेंटर, तो इन कॉस्ट सेंटर्स में आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अलोकेशन ऑलरेडी पहले से किया हुआ रहता है, वो अलोकेट रहते हैं। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके सेंटर वाइज डिवाइड किए हुए रहते हैं, ऑलरेडी पहले से उनका डिवाइडेशन किया हुआ रहता है, आपको दोबारा उनको डिवाइड नहीं करना होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन जो हमारा कॉस्ट सेंटर है, उसमें मटेरियल एक्सपेंसेस कितना इंकर्ड हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में मटेरियल एक्सपेंसेस क्या इंकर्ड हुआ है, लेबर एक्सपेंसेस क्या इंकर्ड हुआ है, ये ऑलरेडी पहले से अलोकेट है। सर्विस वाले में मटेरियल एक्सपेंसेस कितना इंकर्ड हुआ है, लेबर एक्सपेंसेस क्या इंकर्ड हुआ है, ये भी पहले से ऑलरेडी अलोकेट किया हुआ है। तो मतलब इसका दोबारा से हमें डिवाइडेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉस्ट अपॉर्चमेंट में क्या होता है? कॉस्ट अपॉर्चमेंट में जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम दूसरे नेम से कहते हैं ओवरहेड। अब ओवरहेड्स जो होते हैं, इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो हमारे पास में टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टूडेंट्स हमारी एक फैक्ट्री है ना। अब इस फैक्ट्री के अंदर एक तो हमारी मशीन शॉप है और एक है हमारी असेंबली शॉप। ठीक है, एक तो है मशीन शॉप जहां पे मशीनें रखी हुई है, मशीनों पे यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, वर्किंग होती है। एक असेंबली ही शॉप है यहाँ पर। अब ये जो मशीन और असेंबली शॉप है, ये हमारी फैक्ट्री के अंदर है, दोनों शॉप। मतलब ये दोनों कॉस्ट सेंटर्स हैं। ये दोनों कॉस्ट सेंटर कहाँ पर है? ये दोनों कॉस्ट सेंटर हमारी फैक्ट्री के अंदर है। एक तो मशीन कॉस्ट सेंटर हो गया, दूसरा असेंबली कॉस्ट सेंटर हो गया। अब यहाँ पर मैं कहूं कि ये जो फैक्ट्री है, ये हमने रेंट पे ले रखी है, और इस फैक्ट्री का जो टोटल रेंट है वो 20,000 रुपीज है। इस फैक्ट्री का टोटल रेंट कितना है स्टूडेंट्स? 20,000। अब यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करूं कि भाई इस टोटल फैक्ट्री का, कंप्लीट फैक्ट्री का रेंट 20,000 है, तो सिर्फ मुझे मशीन शॉप का रेंट पता लगाना है या सिर्फ ओनली असेंबली शॉप का रेंट पता लगाना है, तो कैसे लगेगा? इसका मतलब कि मैं फैक्ट्री के जो भी टोटल रेंट अमाउंट है, उसको मशीन और असेंबली शॉप दोनों में डिवाइड करूंगा, तभी मालूम चलेगा कि मशीन शॉप का रेंट कितना है और असेंबली का कितना है। और ये डिवाइडेशन में किस बेसिस पे करूंगा? अब इस रेंट का डिवाइडेशन, जो मेरा टोटल रेंट है 20,000, इसका डिवाइडेशन होगा एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में।
मतलब मेरी फैक्ट्री का जो टोटल एरिया मैंने रेंट पे ले रखा है उसका रेंट 20,000 है। उस टोटल एरिया में से मशीन का एरिया कितना है और असेंबली का एरिया कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो उस एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में मैं 20,000 रेंट का इन दोनों में कॉस्ट सेंटर्स में क्या कर दूंगा, डिवाइडेशन कर दूंगा। तो इसे ही हम कहते हैं अपोर्समेंट करना। क्या कहना, करना, अपोर्समेंट करना। तो अलोकेशन में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो भी कॉस्ट सेंटर्स है ना उनमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलोकेट रहते हैं, डिवाइड किए हुए रहते हैं पहले से। लेकिन अपोर्चमेंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स का मुझे कॉस्ट सेंटर वाइज डिवाइडेशन करना होता है, उसे हम कहते हैं अपोर्चमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं, उन सभी कॉस्ट सेंटर्स के जो हेड होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे स्टोर है, अब स्टोर का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं स्टोर कीपर, मतलब स्टोर मैनेजर। ठीक है ना। उसके अलावा परचेज है, अब परचेज जो कॉस्ट सेंटर है उसमें जो परचेज मैनेजर है वो उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। स्टोर कीपर स्टोर का जो है वो उसका रेस्पॉन्सिबल है। फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है वो उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो यहां पर रेस्पॉन्सिबल सेंटर्स के अंदर हम उन एम्प्लॉइज को, उन मैनेजर्स को इंक्लूड करते हैं जो उस सेंटर के टारगेट या उस सेंटर के गोल को अचीव करने के अपने एफर्ट्स लगाते हैं, वर्किंग करते हैं। उन्हें हम रेस्पॉन्सिबल पर्संस कहा जाता है। अब रेस्पॉन्सिबल सेंटर्स में आते हैं आपके कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, ये सब आपके क्या है, रेस्पॉन्सिबल सेंटर। अब जैसे सबसे फर्स्ट है cost center. Under the cost center, the manager is held responsible only for the cost, including a production department. कहने का मतलब कॉस्ट सेंटर का जो मैनेजर है वो सिर्फ कॉस्ट के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। मतलब कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, वो कितनी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन करना, उसका कंप्यूटेशन करना, सिर्फ उसी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है ना। उस कॉस्ट से सेल प्राइस कैलकुलेट करना, उसे प्रॉफिट कितना अर्न होगा, मार्जिन क्या रहेगा, इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहां पर कॉस्ट सेंटर ओनली प्रोडक्शन और सर्विस जो डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी के, उनकी कॉस्ट, ठीक है, उसी कॉस्ट का कंप्यूटेशन असरटेनमेंट करने तक ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा। प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट के साथ साथ रेवेन्यू के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं अपन, जब रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करते हैं तभी तो प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस करते हैं। तो इसका मतलब यदि प्रॉफिट सेंटर की बात करें तो प्रॉफिट सेंटर का जो हेड है, जो मैनेजर है, वो सिर्फ कॉस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, वो रेवेन्यू के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहता है। वो ये पता लगाता है पहले तो कि भाई टोटल कॉस्ट क्या इंकर्ड हुई। अब उस टोटल कॉस्ट के बेसिस पे वो सेल प्राइस डिसाइड करता है कि इस गुड्स को या सर्विस को हम मार्केट में कस्टमर्स को किस प्राइस पे सेल आउट करेंगे, और इस पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा, ये प्रॉफिट सेंटर डिसाइड करता है। रेवेन्यू सेंटर सिर्फ रेवेन्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है कि भाई जो भी गुड्स है उसको किस प्राइस पे सेल आउट किया जाएगा, कितने डिस्काउंट वगैरह पे सेल आउट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेंटर यहाँ पर एक तो जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स है, यहाँ पर जो भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने हैं, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उन पे क्या रिटर्न रहेगा, क्या प्रॉफिट रेट रहेगी, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है इन्वेस्टमेंट सेंटर। फिर उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स आपका अगला नेक्स्ट टर्म यूज होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यदि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करें कि जो भी गुड्स हम बना रहे हैं, जिस गुड्स की भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस गुड्स को किस प्राइस में बनाया गया, उसको बनाने में क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ, वही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम इंक्लूड करते हैं क्या क्या, देखिए अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू अराइव एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग, मतलब कि आपका जो मटेरियल है उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहा है, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं, कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, वहां तक की कॉस्ट, मतलब मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। चलिए,
मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक एक टर्म में इसलिए समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सभी टर्म्स आपकी पूरी कॉस्टिंग के सिलेबस में यूज होगी यहां पर। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक एक टॉपिक आपके माइंड में सेट करता हुआ जा रहा हूं यहां पर, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन ना रहे। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसलिए आप यहाँ पर एक एक टॉपिक आपको इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे कि हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक की जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है वो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब उसमें हम इंक्लूड करते हैं एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, कि भैया कितना मटेरियल हमने कंज्यूम किया, कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना था, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है कि हमने फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल यूज में लिया है, कितने रॉ मटेरियल का हमने कंजप्शन किया है। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, अब उस मटेरियल पे प्रोसेसिंग करने में जो लेबर है यहाँ पर उनको हमने क्या वेजेस वगैरह पे किया है, वो हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपका डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टॉक है उसका एडजस्टमेंट, ये सब करने के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने फाउंडेशन के अंदर कॉस्ट शीट में स्टडी किया था। कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट था आपको याद हो, तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे? सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर उसके बाद में एड प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग, तो हमारे पास आता है प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, और ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। फिर कन्वर्जन कॉस्ट, अभी बताया था रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में जो भी कॉस्ट है आपकी वो कन्वर्जन कॉस्ट होती है यहाँ पर। फिर आते हैं स्टूडेंट्स आपकी ओवरहेड्स, क्या आते हैं? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अभी बताया था मैंने, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स कहते हैं, जिसे हम इजीली ट्रेस नहीं कर सकते, जिसे हम इजीली पहचान नहीं सकते, जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट के ऊपर गुड्स पे एट्रीब्यूटेबल नहीं होती है। और ये टाइप्स है इसके, कितने टाइप्स के होते हैं ओवरहेड्स? प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है इनडायरेक्ट, वो आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड है। ऑफिस से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। सेलिंग से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, और प्लस मार्केटिंग ओवरहेड। तो ओवरहेड के टाइप्स में प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, ये सब हमारे ओवरहेड्स के पार्ट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद में ओवरहेड हमारा चैप्टर भी स्टूडेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है स्टार्टिंग के। और ओवरहेड्स जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये भी हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल चैप्टर है, अच्छे चैप्टर है। तो उनकी डेफिनेशन इसलिए बताई जा रही है कि आपको यही से पता चल जाए तो आगे फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली सारी बातें समझ में आ जाएगी। हाँ जी। फिर उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट चैप्टर में हमने एक वर्ड यूज किया था, प्री डिटरमाइन कॉस्ट। प्री डिटरमाइन कॉस्ट। अब प्री डिटरमाइन कॉस्ट का मतलब होता है एक तरीके से आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, मतलब कि हमारा जो एक्सपेंसेस हो गया वो तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल एक्सपेंसेस है। और फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस होने वाला है वो हमारे लिए प्री डिटरमाइन एक्सपेंसेस होता है, जिसकी हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि भाई फ्यूचर में मतलब कि नेक्स्ट मंथ में क्या क्या एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के अंदर हमें क्या करना है, हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओवरहेड्स है, उनका हमें प्री डिटर्मिनेशन लगाना है। मतलब अनुमान लगाना है कि भाई हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या इंकर्ड हो सकते हैं फ्यूचर में। तो अल्टीमेटली द इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड एज दे आर कॉमनली नॉन will have be distributed over the final product charge is complete, the process is known as cost absorption।
तो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में हमें क्या करना है, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने वाले हैं उनका हमें क्या करना है, प्रेडिक्शन लगाना है, उनका प्री डिटर्मिनेशन करना है। और वो हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आप एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे भी कर सकते हैं, मतलब कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, उसका एक परसेंटेज यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आप मटेरियल के डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे भी आप उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, लेबर हावर रेट, मशीन हावर रेट, इनके बेसिस पे आप अपने ओवरहेड्स, अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या कर सकते हैं, प्री डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब आप पता लगा सकते हैं। तो जो आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आपके ओवरहेड्स है, आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या करना है, उनका प्रिडिक्शन लगाना है, मतलब उनका आपको प्री डिटर्मिनेशन करना है, अनुमान लगाना है। इन सब के बेसिस पे आप यहाँ पर उस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड्स का प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है उसके बेसिस पे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, उन सब के बेसिस पे आप ओवरहेड्स का परसेंटेज अनुमान लगा सकते हैं। कैसे कि जो पहले जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हुए हैं उसी के बेसिस पे आप फ्यूचर में होने वाले ओवरहेड एक्सपेंसेस का पहले से ही आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। अब आता है स्टूडेंट्स अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। अब अंडर एंड ओवर की बात करें, इसमें क्या होगा कि हमने जो एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट की है, हमने जो अनुमान लगाया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, तो हमारे जो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड है, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड मतलब कि कितना ओवरहेड एक्सपेंसेस होगा फ्यूचर में, ये हमने अनुमान लगाया, पहले ही पता लगाया। तो सपोज करो कि हमने ये अनुमान लगाया कि हमारा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होने वाला है इंकर्ड, वो 40,000 का इंकर्ड होगा, लेकिन एक्चुअली में ओवरहेड एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गए कितने, 50,000। तो ये एक तरीके से हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है। क्यों भाई, ओवरहेड मीन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जितना सोचा यदि उससे ज्यादा इंकर्ड हो गया तो हमारे लिए तो क्या है, नुकसानदायक ही है, फायदेमंद तो नहीं है। ठीक है, मतलब एक नेगेटिव न्यूज है, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अब ये अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन क्या है वो समझना है। तो स्टूडेंट्स हमने ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन लिया था 40, लेकिन एक्चुअल में इंकर्ड हुआ 50। मतलब हमने जो अनुमान लगाया था, हमारा जो एस्टिमेशन था वो कम था। कितने से कम था, 10,000 से। मतलब हमारा एब्जॉर्प्शन 10,000 रुपीज क्या है, अंडर। क्यों, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्चुअल से लेस देन है, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से लेस देन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एब्जॉर्प्शन कम लगाया है, तो इसे हम कहेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। ओके। और सपोज कीजिए कि हमारा अनुमान ये था कि ओवरहेड एक्सपेंसेस हमारे इंकर्ड होंगे 40, लेकिन एक्चुअली में इंकर्ड हुए हमारे 25। तो इसका मतलब हमने अनुमान ज्यादा लगा लिया। भाई हमारा जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो अनुमान से कम इंकर्ड हुआ है, एस्टिमेशन से कम इंकर्ड हुआ है, तो उसे हम कहेंगे यहां पर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो यदि आप एब्जॉर्प्शन ज्यादा लगा लेंगे तो ओवर, कम लगाएंगे तो अंडर, बस ये डिफरेंस है यहां पर। अब इसका एक न्यूमेरिकल भी है आपके इसमें, देखिए एक एग्जांपल है न्यूमेरिकल, इसको भी समझते हैं हम यहाँ पर। इसमें एमएनक्यू नाम की एक कंपनी है और इस कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो है मशीनिंग और एक है फिनिशिंग। आपके पास ये जो 2 कॉस्ट सेंटर्स है, मशीन कॉस्ट सेंटर और फिनिशिंग कॉस्ट सेंटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके आपके पास एस्टिमेटेड बजटेड डेटा आपके पास गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड, मशीन हावर्स, डायरेक्ट लेबर हावर, और एक्चुअल डेटा भी है, वही सेम प्रोडक्शन ओवरहेड, मशीन हावर, डायरेक्ट लेबर हावर। फिर ये नीचे इंफॉर्मेशन है कि इट इज कंपनी पॉलिसी टू यूज मशीन हावर रेट टू एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट। मतलब जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसमें एब्जॉर्प्शन मशीन हावर रेट के बेसिस पे लगाया जाएगा। मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन रेट आप किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, मशीन हावर्स के बेसिस पे। और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसमें आपकी एब्जॉर्प्शन रेट लेबर हावर के बेसिस पे कैलकुलेट होगी,
हिंट गिवन है, वैसे तो इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं होती तो भी हमें नेम से ही पता चल रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में तो मशीन हावर्स यूज होंगे एब्जॉर्प्शन रेट के लिए, और फिनिशिंग में लेबर हावर्स। की फिनिशिंग का मतलब क्या हुआ कि जो गुड्स रेडी हो गया, ठीक है, मशीन से जो गुड्स निकला है उसको फिनिश गुड्स तक पहुंचाना, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करना, ये सब लेबर का काम है। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करना है, दोनों डिपार्टमेंट्स का, दोनों सेंटर्स का। ठीक है, कैसे करेंगे? तो एक्चुअल डेटा तो गिवन है, एस्टिमेटेड भी है, लेकिन वो बजटेड है। बजटेड का मतलब हो गया कि वो पुराना डेटा है। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उसके बेसिस पे सबसे पहले तो आप एब्जॉर्प्शन ओवरहेड फाइंड आउट करोगे, है ना। आप पहले तो अनुमान लगाएंगे। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट है मशीनिंग डिपार्टमेंट। अब मशीनिंग डिपार्टमेंट के अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो हमारे पास में जो बजटेड डेटा, जो एस्टिमेटेड डेटा है, उसमें हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड जो है मशीनिंग डिपार्टमेंट का वो 3,40,000 है। और इसमें हमारा जो मशीनिंग डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है मशीन हावर्स, क्योंकि इसमें जो ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो मशीन हावर्स के बेसिस पे हो रही है, और फिनिशिंग में जो ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड हो रही है वो लेबर हावर्स के बेसिस पे हो रही है। तो यहाँ पर इनका जो कॉस्ट इंकर्ड का जो बेस है वो कॉस्ट ड्राइवर है। तो यहाँ पर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में जो भी हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस है एस्टिमेटेड, उसमें हम उसके कॉस्ट ड्राइवर का डिवाइडेशन करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें मशीन हावर्स है हमारे पास 1,70,000 हावर्स। तो पर हावर, यदि हम पर हावर कैलकुलेशन करें, तो पर मशीन हावर हमारी एब्जॉर्प्शन रेट है 2 रुपीज। तो 2 रुपीज हमारी पर हावर रेट फाइंड आउट हो गई। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। अब एब्जॉर्प्शन ओवरहेड का कैलकुलेशन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन ओवरहेड हमें यहां पर कैलकुलेट करना है, तो 2 रुपीज तो हमारी एब्जॉर्प्शन रेट है, उसको हम आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे एक्चुअल मशीन हावर्स, एक्चुअल में मशीन हावर्स कितने हैं हमारे पास में, यहां पर एक्चुअल हमारे पास में मशीन हावर्स है स्टूडेंट्स, कितना है? एक मिनट। एक्चुअल मशीन हावर्स है हमारे पास में यहां पे 1,50,000। तो यहां पे ये हो गया आपका 3 लाख। तो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड जो है वो हमारा 3 लाख रुपीज है। कितना है? 3 लाख रुपीज। तो यहां पर सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो आपके पास एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड मशीन हावर्स, तो पर मशीन हावर्स आपके पास में 2 रुपीज एब्जॉर्प्शन रेट हो गई। अब उस एब्जॉर्प्शन रेट को यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर हमारे मशीन आवर्स, जो एक्चुअल में मशीन आवर्स इंकर्ड हो रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड है 3 लाख रुपीज, क्योंकि जो पुराना डेटा है उसी के बेसिस पे आप एब्जॉर्प्शन लगाएंगे, ओल्ड डेटा के बेसिस पे। और एक्चुअल में एक्चुअल ओवरहेड कितना है मशीनिंग डिपार्टमेंट का? एक्चुअल ओवरहेड है आपके पास 3,60,000। तो इसका मतलब कि एक्चुअल में तो आपका ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ है 360, और आपने जो प्री डिटर्मिनेशन लगाया था, जो एब्जॉर्प्शन लगाया था वो 3 लाख रुपीज लगाया था। तो यहाँ जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके एक्चुअल से लेस देन है। तो यहाँ आपका आंसर आएगा फाइनली इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन। इन दोनों का डिफरेंस 360 और 3 लाख का, अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा स्टूडेंट 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। ये आपका अंडर एब्जॉर्प्शन है।
अब ऐसे ही सेम हमें फिनिशिंग डिपार्टमेंट में करना है। फिनिशिंग में भी पहले हमें क्या करना है, रेट फाइंड आउट करनी है। कैसे रेट कैलकुलेट करेंगे, वही आपका यहाँ पर 1,20,000 एस्टिमेटेड ओवरहेड, और इसमें आप एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे मशीन हावर्स के बेसिस पे नहीं, लेबर हावर्स के बेसिस पे। तो 1,20,000 डिवाइड 40, ये एब्जॉर्प्शन रेट। फिर जो रेट आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट लेबर हावर्स, ठीक है, और फिर वही कंपैरिजन करना है आपको इसके अंदर। चलिए इसका भी क्लियर कर देता हूं मैं। तो आपका सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी आपको क्या करना है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में सबसे फर्स्ट आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 120 डिवाइड डायरेक्ट लेबर आवर्स 40, तो रेट आपका कैलकुलेट होगा 3 रुपीज पर हावर। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड जो एब्जॉर्प्शन रेट है मल्टीप्लाई एक्चुअल डायरेक्ट लेबर हावर्स। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर हावर्स कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर हावर्स है आपके पास 18,290। तो 3 मल्टीप्लाई 18,290, तो ये आपके पास में कैलकुलेट होगा 3 मल्टीप्लाई 18,290, 54,870। ये एब्जॉर्प्शन ओवरहेड आ गया। और आपके पास एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है आपके पास में 1,29,400। एक मिनट स्टूडेंट्स, इसमें कुछ मिसप्रिंट है डेटा, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूं एक बार फटाफट। मिसप्रिंट है। तो ये मिसप्रिंट ऐसे हैं कि डिजिट ऊपर नीचे हो गए। इसमें आपका 44,100 है डायरेक्ट लेबर हावर, और इसमें तो मैंने सही करवा दिया था आपको, 150 होगा, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही थी। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हमने क्या किया था, फिनिशिंग के अंदर सबसे पहले तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वही आपका एस्टिमेटेड बस्टेड ओवरहेड डिवाइड बस्टेड हावर्स, लेबर हावर्स, तो 3 रुपीज पर हावर। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ओवरहेड 3 मल्टीप्लाई 44,100 डायरेक्ट लेबर हावर्स, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन ओवरहेड आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करें, 44,100 मल्टीप्लाई 3, 1,32,300। और एक्चुअल ओवरहेड आपके पास में है इसमें, एक्चुअल ओवरहेड 129,400। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ओवरहेड आपके पास में है 132,300 और एक्चुअल है 129,400। तो मतलब आपने जो एब्जॉर्प्शन लगाया है वो एक्चुअल से ज्यादा है। तो एब्जॉर्प्शन ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल ओवरहेड, देन ओवर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन यदि ज्यादा है तो ओवर, और कम है तो अंडर। तो यहाँ ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, 132,300 लेस 129,400। 2,900 का आपका ओवर एब्जॉर्प्शन।
तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट था आपका कौन सा, मशीनिंग, वहां तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा था। और आपका यहाँ पर जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है इसके अंदर आपका ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अंडर एंड ओवर का यहाँ पर, यहाँ तो चलो एक ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन जब अपन ओवरहेड चैप्टर स्टडी करेंगे वहां इस टॉपिक को पूरा अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वहां पर अपन इस टॉपिक को पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे कि ओवरहेड के अंदर ही अपना ये मेन टॉपिक है, कौन सा, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ओके तो यहाँ पर तो एक सिंपल नॉलेज के लिए टर्म्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको समझा है। तो ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म जो आपका सेकंड चैप्टर है इसमें इतना ही है। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर ही है। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो हम अगली नेक्स्ट क्लास में उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल से आपके, ओके, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।